मजहब या धर्म पूछ के लोगों को मारा गया है, लेकिन इस बार अपनी बदनीयती की पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये नया भारत घर में घुस कर मारता है। पाकिस्तान को तो अभी कई मोर्चों पर चोट मिलेगी और तो भारत की आत्मा पर, भारत के दिल पर हमला हुआ है इस बार। अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर दी तो वो प्रॉपर्टी आपने अल्लाह के नाम कर दी। देखिए, ओवैसी जी के विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की बदनीयती को पहचाना है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वक्त सुधारों के पीछे भी जो दृष्टिकोण है उसे भी समझेंगे कि विरोध करके कुछ हासिल हमें होने वाला है नहीं। ममता जी की सरकार तो मतलब गलत रास्ते पे, मैंने यही कहूँगी। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। पूरा देश इस वक्त पहलगाम वाले मामले पर, पहलगाम में जिस तरह नृशंस हत्याएं हुई उसको लेकर गुस्से में है। देश बदला चाह रहा है, देश कड़ी कार्रवाई चाह रहा है और भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ मैसेज यहां पर दिया कि ऐसी सजा देंगे कि ये लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज मेरे साथ एक खास मेहमान यहां पर जुड़ रही हैं, कौसर जहां, जो कि दिल्ली हज कमेटी की प्रेसिडेंट है, बीजेपी की लीडर है, प्रखर वक्ता है और आज तमाम मसलों पर ये इंटरव्यूज करेंगे और इनसे तमाम वो सारे सवाल जो लोगों के जहन में है। पहलगाम वाला मामला जिसने हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश की है, ये वो हमला हुआ है जो देश की आत्मा के ऊपर हुआ है। सबसे पहला सवाल आपसे मैडम यही है मेरा कि हमारे देश की बुनियाद गंगा जमनी तहजीब, और हम लोग भले ही टू नेशन थ्योरी जिन्ना की रही हो, लेकिन हमने कभी भी धर्म देखकर अपने यहाँ लोगों से व्यवहार नहीं किया। लेकिन पहलगाम में जिस तरह से नृशंस हत्याएं हुई, लोगों को धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया गया। नौनिहाल बच्चों के सामने उनके पिता को मार दिया गया और उनकी मां से कहा गया कि जाओ मोदी से बता देना। देखिए, पहलगाम में जो हुआ तो बहुत ही दुखद, और उन सब लोगों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं, बल्कि मैं शर्मिंदा हूँ मतलब। लेकिन इस बार अपनी बदनीयती की पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये नया भारत है, घर में घुस कर मारता है, और इस बात को एक बार नहीं, दो बार हमारी सेनाएं साबित कर चुकी हैं। पूरा देश इस वक्त देखिए गुस्से में है और गम में है। जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से निर्दोष लोगों को मारा गया है, इन लोगों को तो ऐसी सजा मिलेगी कि इनकी पीढ़ियां याद रखेगी। पाकिस्तान को तो अभी कई मोर्चों पर चोट मिलेगी। अभी आपने देखा होगा, सिंधु नदी का पानी जो बंद किया गया, वैसे ही घबराहट में आ गए। हमारी सेनाएं और हमारी सरकार बहुत मजबूत है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और सरकार पर मुझे पूरा भरोसा है। इन्हें बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब मिलेगा जल्दी। कौसर मैम, जिस वक्त हम लोग ये बात कर रहे हैं, पूरा देश में आर्मी अलग अलग अपनी ड्रिल कर रही है, तैयारियों में लगी हुई है। पाकिस्तान लगातार गीदड़ भभकियां दे रहा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसकी कितनी कुव्वत है हम सब जानते हैं। लेकिन मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस्लाम को लेकर बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाई गई और आतंकियों का जो मेन मोटो था, जो उनको करना था, उन वो गोली मारना चाहते वैसे भी मार देते, लेकिन उन्होंने धर्म पूछा, हिंदू हो, गोली मार दी। एक पूरे देश में ये मैसेज फैलाया गया कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आप बच जाएंगे, अगर आपको कलमा याद है तो आप बच जाएंगे, अगर आपको कलमा याद नहीं है तो हम मारे जाएंगे। और ये नफरत ये पूरे देश में, और यही वो शायद चाहते थे। क्या इस्लाम ऐसे लोगों के लिए, इस्लाम में क्या जगह है, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, जिस तरह से मजहब या धर्म पूछ के लोगों को मारा गया है, ये लोग मुसलमान नहीं, इस्लाम में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है। इन बर्बर आतंकियों के लिए इस्लाम में जगह नहीं है। ये हैवान है, इन्होंने हैवानियत की प्रकाष्ठा की है। इस्लाम ये नहीं सिखाता है। इस्लाम में तो भाई यही कहा जाता है, या बचपन से जो बुक्स में लिखा, जो हम लोगों ने सीखा है,
कि आपने अगर एक भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या की तो पूरी इंसानियत की हत्या की है आपने। बहुत मतलब ये दिस इज नॉट व्हाट इस्लाम टीचर्स फॉर श्योर। और इन लोगों का तो कोई धर्म नहीं है, क्योंकि ये मुसलमान है ही नहीं, ये शैतान है ये देखिए, दिस वॉज अ वेरी डिलिबरेट अटेम्प्ट कि जो हमारी देश की जो एकता है, जो एक खूबसूरत धागे में जो हमारा देश बंधा हुआ है, और जो जैसे आपने कहा गंगा जमनी तहजीब, तो देश तो मजबूत हो रहा था और इंशाल्लाह और होता आगे। तो अगर देश मजबूत होगा तो फिर इनके मंसूबे कैसे पूरे होंगे? तो एक डेंट करने का ये एक बहुत ही बड़ा प्रयास था जो कि कामयाब नहीं हुआ है। हमारे देश में जो है अभी भी शुक्र है ऊपर वाले का, ईश्वर का और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वही एकता और लोगों में वो समझ है। लोग समझ रहे हैं कि ये किस नियत से, किस मंशा से किया गया था। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं भी तो एक मुसलमान हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब से मैं जब मिली, या फिर जो हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे, कई नेता हैं, इतने लोगों से मैं मिली हूँ। मुझे खुद, मैं बिल्कुल अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे आज तक कभी ये एहसास नहीं कराया गया है कि तुम हमसे अलग हो या फिर तुम मुसलमान हो इसलिए तुम्हें ये नहीं मिलना चाहिए, या फिर ये तुम्हारे लिए नहीं है। और ये हमने देखा है, सिर्फ उनके कहने या व्यवहार में नहीं, हमने एक्चुअल में देखा है। ये सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें आपने देखा होगा, लाभार्थी ये देख के नहीं तय किया जाता कि वो व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है। वो व्यक्ति अगर भारतीय है तो उसे बिल्कुल मिलता है उस योजना का लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, अगर आप फिगर्स उठा के देखें तो शहरी और ग्रामीण दोनों में मेरे ख्याल से जो मुसलमान वर्ग है उन्होंने बहुत बेनिफिट किया है, खासकर हमारी मुसलमान बहनें जो हैं, क्योंकि घर उनके नाम हुए हैं। वो पहले से बहुत महफूज और सशक्त महसूस करती हैं अपने आप को, क्योंकि घर उनके शौहर के नाम नहीं, उनके नाम है। तो इसमें जो है सरकार ने ये तो नहीं देखा ना कि भाई कि ये मुसलमान है तो भाई इनको नहीं मिलना चाहिए बेनिफिट, या फिर और कितनी चीज़ें हैं। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या फिर जो भी होता है वो सबके लिए होता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर मतलब मुसलमानों को अलग से ट्रीट किया जाता है, ये बहुत गलत इल्ज़ाम है। मतलब मैं नहीं मानती इसको। आप तो पार्टी में हैं, मुस्लिम भी हैं। आपने आपने पार्टी में लगातार वर्कर के रूप में काम किया, बहुत सालों से आप अपना जुड़ी रही पार्टी से। क्या जिस तरह से इस पार्टी के ऊपर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि ये इसमें ये ध्रुवीकरण करती है, ये मुसलमानों के साथ में इस तरह का अन्याय इस पार्टी में होता है, लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पर आपने कभी पार्टी में ऐसा महसूस नहीं किया? जी बिल्कुल नहीं महसूस किया। आप देखिए, मुझे हज कमेटी की जिम्मेदारी दी गई। मुझे जिस राज्य की हज कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, वहाँ तो जब मैं बनी थी 2023 में, ना हमारी सरकार थी दिल्ली में, ना एमसीडी में हमारी सरकार थी। दिल्ली स्टेट हज कमेटी का तो देखिए राज्य सरकार से ही बहुत सारी फाइलें वगैरह, हमारे फंड्स वगैरह, बाकी एमसीडी से भी बहुत काम होता है, क्योंकि रामलीला ग्राउंड में मेरे ऑफिस के सामने जो कैंप लगता है, हज कैंप लगता है। तो जो मौजूदा सरकार थी उस वक्त आम आदमी पार्टी की, उनकी तरफ से तो मतलब आई वुड से इतना सा भी मदद या कोऑपरेशन कुछ था ही नहीं, क्योंकि उन पर कौम की खिदमत से बढ़ के राजनीतिक विरोध हावी था। उन्हें था कि जी भाजपा का अध्यक्ष कैसे आ गया, हम इसकी मदद क्यों करें। तो जो भी मैं काम कर सकी हूँ थोड़ा बहुत, उसके लिए जो है मैंने हमेशा, जब भी मुझे कुछ चाहिए था, मैंने हमेशा केंद्र सरकार का ही दरवाज़ा खटखटाया है, और मुझे वहाँ से पूरी मदद, पूरा सपोर्ट मिला है मुझे फ्रॉम डे वन। और मुझे आई हैव नेवर फेल्ट कि हाँ भाई कि बस मुझे छोड़ दिया गया है, ऐसा मुझे कभी महसूस हुआ ही नहीं है। क्योंकि मुझे जब भी कोई समस्या कुछ है तो मेरे साथ जो है मेरी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, लोग खड़े रहे हैं मेरे साथ। कोई भी समस्या, प्रॉब्लम मैं लेके उनके पास गई तो उन्होंने सुनी है और उसका समाधान निकाला है एज सुन एज पॉसिबल। उन्होंने ये नहीं देखा कि हाँ भाई ये काम हम मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। देखिए, हज यात्री आज़मीन हज तो मुसलमान ही होते हैं ना, तो मुसलमान कौम के लिए काम है ना, उनकी यात्रा को जो है अच्छा, सुगम और सुविधाएं देने के लिए काम है ना ये।
तो ये सोच तो कभी, ये बात तो मेरे ख्याल से किसी के दिमाग में आई नहीं कि हाँ, हमारा मोटिव यही रहा है कि जो हमारे हज यात्री हैं उनको हम जितनी हो सके बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं दें, उनका सफ़र अच्छा हो, आसान। अभी चूंकि हज की पहली फ्लाइट भी आपने जब रवाना की थी उसकी तस्वीर झलकियां हमने देखी थी। मिनिस्टर किरेन रिजिजू भी वहां पर मौजूद थे। तो हज का जो भी पहली कितने लोगों की फ़्लाइट यहाँ से रवाना हुई है, थोड़ा हज में कैसे लोग अप्लाई करते हैं और ये पूरा जो प्रोसेस है ये कैसे होता है, इसको अगर आप एलेबरेट कर पाए, अगर कोई जानना चाहता है कैसे अप्लाई करता है और फिर कैसे उनको हज कमेटी कैसे उनकी मदद करती है। देखिए, जो हज कमेटी है वहाँ पे जो है फॉर्म्स जब भरे जाते हैं हज के लिए, तो अब देखिए इस साल जो है हमने फॉर्म्स सितंबर से शुरू कर दिए थे। इस साल सारी प्रक्रिया हमने जल्दी शुरू करी ताकि जो गलतियां या फिर जो परेशानियां पिछले साल आई, तो आके प्रॉपर टाइम रहे टू अंडरस्टैंड थिंग्स और उनको और अच्छे से बेहतर तरीके से कर सके। तो वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है, वहाँ से डेट्स अनाउंस होती हैं कि फॉर्म्स भरने की डेट बताई जाती है कि इस डेट से लेके इस डेट तक 1 डेढ़ 2 महीने का समय रहता है कि आप आइए फॉर्म भरिए। तो यदि कोई जाना चाहता है तो वो आके फॉर्म भरें। उसके बाद फिर जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वो जो कि ऑनलाइन होता है, जिसको बोलते हैं खुर्रा। वो रैंडमली जो है, जो कोटा होता है, रैंडमली लोग सेलेक्ट किए जाते हैं। तो उस सिलेक्शन में आपका नाम अगर आ गया, जो कि अधिकतर लोगों का आ ही जाता है, तो उसके बाद जो है जो प्रक्रिया है, जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन है, पासपोर्ट वगैरह वगैरह सब कुछ जो है, वो जो हमारा ऑफिस है सब कुछ बताते रहते हैं वो समय समय पर कि जी अब ये जमा करिए, अब ये करवाना है, मेडिकल्स वगैरह सब कुछ हो। मैक्सिमम कितने लोग जा सकते हैं? देखिए इंडिया का कोटा है। जो कोटा है अभी तो फिलहाल वही है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने कई सारे वीज़े कैंसिल किए हैं, तो इस बार थोड़ा सा कम हो गया है। बट अदरवाइज तो इस साल तो मेरे ख्याल से 1,20,000 लोग जा रहे हैं। 1,20,000 जी हाँ, 20-25 हज़ार लोग। लोग जा रहे जी होंगे। जी। अच्छा, एक बार हमें ये सुनने में आती है, जैसे आपने कोटा का, सरकार ने कोटा ख़त्म कर दिया, सरकार ने हज में लोगों का हक मार दिया, ऐसी बातें भी बहुत सारे आरोप लगते हैं। चूँकि आप सामने हैं, हज कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे ही ये सवाल पूछा जाए कि क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने हज के मामले में क्या ऐसी कोई कोटे ख़त्म किए हैं? क्या लोगों को उससे असुविधा हो रही है? देखिए असुविधा की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। हाँ, वीआईपी कोटे ख़त्म हुए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में तो वीआईपी कल्चर तो ख़त्म है ही नहीं। तो वीआईपी कोटे ख़त्म होने से असुविधा कैसे हो रही है? बल्कि जो जनता है, जनता को सुविधा हो रही है ना, क्योंकि आम लोगों का जो है, आम जनता का कोटा बढ़ गया है उससे, तो और लोग जा पा रहे हैं। अच्छा, पहले वीआईपीज़ कोटे लागू जी होते हाँ, देखिए वीआईपी कोटे में था ना कि हाँ जी, इनका कोटा इतना है, प्रधानमंत्री का कोटा इतना है, प्रेसिडेंट का कोटा इतना है, तो उसमें जो है जो आम जनता का जो कोटा था वो कट जाता वो था। कट जाता था। अब तो आम जनता का कोटा बढ़ गया है, तो एवरीबडी, सब लोग सामान्य है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें असुविधा की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन लोग ऐसे बताया जाता है कि सरकार इस तरह का काम कर रही है क्योंकि सरकार जो है मुस्लिम है और हज करने जाते हैं, इसलिए कोटे को खत्म, तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन के कारण चीजें क्लिष्ट हो जाती हैं और इसीलिए सरकार के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं। लेकिन आप जो बता रही कि वो वीआईपी कोटे खत्म किए गए जी हैं, हाँ, वीआईपी कोटे खत्म किए गए हैं ना। आम आदमी को उससे लाभ होगा क्योंकि वो कोटे आम आदमी को एग्जैक्ट बिल्कुल, मिलेगा। आम आदमी का कोटा बढ़ गया है ना, तो इसमें असुविधा की क्या बात है? और देखिए ऐसी बातें, देखिए वही करते हैं जो दोज हु इंडल्ज इन वोट बैंक पॉलिटिक्स, और जो जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इस बार जब एक हम लोग पास खबर आई कि पहली बार मरहम में कैसे ये सरकार ने सोचा कि अकेले अगर महिला जाना चाहती है हज करने, ऐसा नियम नहीं था, लेकिन फिर वापस से इस नियम को लाया और आप लोगों ने, सबने, कमेटी के लोगों ने सबने हेल्प की और ये लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो क्या इस बार कितनी महिलाएं अकेले हज करने के लिए जा रही हैं और लास्ट ईयर ये कितना फिगर था? और ये आप क्या मानती हैं कि इसको लेकर भी बहुत तरह की बातें जिस समय शुरू हुई तो सुनने में आई, नेगेटिव पॉइंट भी इसके बोले जाने लगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि किस तरह से ये एक कदम सरकार ने उठाया था और इसका कितना लाभ फिलहाल उन महिलाओं को मिल रहा है जो वास्तव में किसी व्यक्ति या उनके घर में कोई मर्द नहीं है जो जा सकते हैं, वो जा रही हैं।
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। दो ये फैसला जो है 2018 में सऊदी सरकार द्वारा आया था कि महिलाएं अब अलाउड है बिना महरम के। फिर जो है महिलाएं थोड़ा घबरा रही थी, हिचकिचा रही थी। बीच में कोविड आ गया, कोविड के कारण 2 साल हज हुआ नहीं। उसके बाद फिर 2023 में जो है पूरे भारत से 4,314 बहनें ऐसी गई हैं जो बिना महरम के गई हैं। 2024 में 5,000 महिलाएं गई हैं पूरे भारत से। अभी कल ही जो है दिल्ली से जो है मैं 51 ऐसी बहनों को जो है विदा करके आई हूँ IGI एयरपोर्ट पर, जो कि यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, जो कि बिना महरम के हज यात्रा पर जा रही हैं। आप सोचिए ना, ये वो महिलाएं हैं जो एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पाती थी अकेले, लेकिन आज वो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जा रही हैं। उन्हें भारतीय पासपोर्ट पर पूरा भरोसा है, सरकार पर भरोसा है, खुद को महफूज और सशक्त महसूस करती हैं, इसीलिए तो जा रही हैं। और जो है इन महिलाओं को जो है प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनका जो है मतलब हमें भी यही आदेश दिए जाते हैं कि इनका विशेष ध्यान रखा जाए। दे हैव टू बी गिवन प्रायोरिटी। तो इसमें जैसे मान लीजिए उनके साथ में कोई मदद करने वाला कोई आदमी, इंसान, बिल्कुल। तो गाइड होते हैं कोई? देखिए, जो नई हज पॉलिसी है उसमें जो चेंज हुआ है, जो बोलते थे खादिमुल हुज्जाज, तो उनको अब संबोधित किया जाता है एज स्टेट हज इंस्पेक्टर। तो 300 हाजियों पे पहले एक होते थे, तो बहुत समस्या होती थी उनके। एक बंदा 300 लोगों को नहीं मैनेज कर पाता था, लेकिन अब जो है सरकार ने 150 पर एक कर दिया है। तो दिस विल इंश्योर मच बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस और सुविधा जो हमारे आज़मीन हज है। तो जो हमारे स्टेट हज इंस्पेक्टर्स हैं उन सबको ब्रीफ किया गया है, और ख़ास करके जो इन महिलाओं के साथ हैं उनको तो बहुत अच्छे से मतलब ब्रीफ किया गया है कि भाई कि आपको क्या करना है, या इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या करना है। फिर जो हमारे CJ काउंसिल जनरल हैं जद्दा में, वो भी जो है उनको भी वो भी बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझते हैं कि भाई कुछ भी जो समस्या है खासकर इन महिलाओं को, इन बहनों को, तो इट विल बी टेकन अप ऑन प्रायोरिटी। अच्छा, जैसे अब ये लोग बड़ा सरकार एक स्टेप उठाती है, तब भी कहा जाता है कि सरकार ने क्या वफ़ वाला मामला आया है, जी। बहुत हल्ला हुआ पूरे देश भर में। वफ़ मामले में तरह तरह की बातें समझ में आ रही हैं। AIMIM चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब, उन्होंने बहुत तरह के आरोप सरकार पर लगाए हैं। उनका कहना है कि ये जो है, जब मुसलमानों को ये इस बिल की आवश्यकता नहीं थी तो फिर हम पर क्यों थोपा गया। वफ़ वाले मामले पे दूसरी बात जो कही गई कि सरकार इसको उम्मीद बता रही है, लेकिन ये किस तरह की उम्मीद है, क्यों इसको सरकार लाई? चूंकि आप भी मुस्लिम हैं, भारतीय जनता पार्टी में है, तो मेरा सवाल यह है कि क्या वफ़ आपके हित में है, क्या महिलाओं के लेकर हित में है, क्या उन मुसलमानों की सरकार का जो तर्क है कि इससे दबे कुचे मुसलमान का जो है भविष्य बनेगा, तो क्या इससे किस तरह का लाभ लेगा, या फिर ये आरोप सही है कि जमीन जो है, मुसलमानों की जमीन को सरकार कब्जा करने के लिए इस बिल में बदलाव कर रही है? देखिए, जो ये इल्ज़ाम लग रहा है कि ज़मीन कब्ज़ा करने के लिए, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बस लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम जो लाया गया है वो कौम की बेहतरी के लिए है। जो लोग इस बात को अभी नहीं समझ रहे हैं, आने वाले समय में वो आई एम श्योर समझेंगे, कि क्योंकि जब वो इसके इफ़ेक्ट्स जो है या इसका प्रभाव जब वो देखेंगे कौम की बेहतरी के रूप में। वक्फ का की अभी फ़िलहाल क्या स्थिति थी, देखिए कोई हिसाब नहीं, संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा था। मतलब वक्फ संस्था के पास इतना पैसा होने के बावजूद भी क्या हाल था मुसलमानों का, उनको उसका क्या बेनिफिट मिल रहा था। लेकिन अब जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उससे जो है चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी। प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं थे, ज़मीनों का सही मूल्यांकन नहीं होता था प्रॉपर्टीज़ का। अब जब वो सब चीज़ें होंगी, और वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि भाई कि वक्फ क्या, अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर दी, तो वो प्रॉपर्टी आपने अल्लाह के नाम कर दी। अब अल्लाह के नाम जो चीज़ करी है उसका तो भाई जो वंचित हैं या फिर
धर्मांत के लिए या फिर जन कल्याण के लिए उसका प्रयोग होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा था। कुछ लोगों का अपना कब्जा था, वो बस अपने फायदे के लिए जो है और चीज़ों को अपने हिसाब से चला रहे थे। जो इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, उससे कई लोग बेनिफिट कर रहे थे। तो ऐसे ही लोगों को जो है समस्या हो रही है और वही लोग विरोध कर रहे हैं इसका। ये देखिए पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता की ओर एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इसमें आप देखिए मुसलमान समाज में जो अहमदियाज हैं या फिर जो बोराज हैं या जो अदर ओबीसी मुस्लिम्स हैं, उनको कौन पूछ रहा था? लेकिन उनकी भी भागीदारी की बात की गई है ना। जो लोग इसको एंटी माइनॉरिटी बोलते हैं, एंटी माइनॉरिटी कैसे हैं? क्या ये लोग माइनॉरिटी नहीं है क्या? इनको भी तो इंक्लूड किया गया है ना। जो हमारी सरकार जो कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास, वी बिलीव इन इंक्लूसिवनेस, सबको साथ लेके चलने में। तो माइनॉरिटीज में, अल्पसंख्यकों में भी जो है, जिनको कोई नहीं पहले जिनकी बात ही नहीं होती थी, उनको भी हमने साथ में इसमें भागीदारी दी है। महिलाओं की भागीदारी की बात हुई है। तो ये आई वुड से इज अनदर एग्जांपल ऑफ महिला सशक्तिकरण। महिलाएं आएंगी, नए विचार आएंगे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, महिलाएं खुद और एम्पावर्ड फील करेंगी कि बिकॉज नाउ दे विल बी अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। और ये देखिए, फिर कहूँगी, बहुत अच्छा कदम है जिससे कि मुसलमान कौम इंशाल्लाह बेनिफिट करेगी आने वाले वक्त में। इससे बेनिफिट होगा। बिल्कुल होगा। कौसर जी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती, फिर मैं आपसे ये सवाल करता तो यही जवाब रहता आपका फिर भी। देखिए, जो इसका विरोध कर रहे हैं ना, मैं तो यही कहूँगी कि जो कौम की बेहतरी नहीं चाहते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हिंसक प्रदर्शन भी हो रहे हैं पूरे देश भर में, आप देखिए पश्चिम बंगाल में, वहाँ देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हिंसक प्रदर्शन करने का मतलब क्या है। आपको पूरा मौका दिया गया था अपनी बात रखने का, बहुत व्यापक विचार विमर्श। विपक्ष कह रहा हमारी बात मानी ही नहीं गई। देखिए, बिल्कुल गलत बात है ये। बहुत ही व्यापक विचार और विमर्श करने के बाद ये फैसला लाया गया। ये कोई बंद कमरे में फैसला हुआ नहीं है। सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया गया है, सबकी भागीदारी रही है इसमें। मेरे ख्याल से इतिहास में अभी तक किसी और एक बिल को छोड़ के द सेकंड बिल जिसमें इतनी जो है इतना लंबा समय लगा है, इतनी बैठकें हुई हैं, जेपीसी में इतनी बैठकें हुई हैं, ओवैसी साहब वाज अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। बाकी जितने विपक्षी दल हैं, सबको अपनी बात रखने का मौका दिया गया। आपको जो है अपनी बात रखनी, आप रखिए अपनी बात, संसद ने अपनी बात रखी है। माननीय गृह मंत्री साहब अमित शाह साहब ने कहा कि आप बताइए, हम मानने को तैयार हैं। स्टेट के माइनॉरिटी कमीशन, स्टेट के वक्फ बोर्ड्स, जनप्रतिनिधि, पूरे देश से कितने एप्लीकेशंस मंगवाए गए, तो सबकी भागीदारी, एवरीबडी हैज बीन इन्वॉल्व इन द होल प्रोसेस। तो ऐसा नहीं है कि ये खाली बस सरकार का एक तरफा फैसला है। और जो बिल 2024 अगस्त में आया था, उसका जो ड्राफ्ट है और जो अभी जो बिल पास हुआ है, उसमें बहुत फर्क है। अगर आप देखिए ना, तो अगर लोगों की बात नहीं सुनी गई तो फिर कैसे फर्क आया ही भाई? जो उनको जो सही नहीं लगा है तो उसको चेंज किया गया है ना। तो ये तो बहुत गलत इल्जाम है। तो आप कहना चाहते हैं कि जो वक्फ बिल आया वो वास्तव में महिला सशक्तिकरण और कौम की मजबूती के लिए। अच्छा, इससे जो आपने जिन समुदायों के नाम गिनाए, वोहरा समुदाय, ये लोग कैसे बेनिफिट करेंगे क्या, और आज वर्तमान में इन समुदायों की क्या स्थिति है? देखिए, इससे पहले एक जो है, इनको तो मतलब इनका तो नाम ही नहीं था, इनको तो कहाँ इंक्लूड किया गया था। लेकिन अब जो है उनकी भी बराबरी की भागीदारी होगी। तो जो उनके कंसर्न्स होंगे या फिर जो उनकी बातें होंगी, वो भी जो है सामने रखने का मौका मिलेगा ना, तो अच्छी बात है ना। कौसर जी, असदुद्दीन ओवैसी एआईएमएम के चीफ हैं, सांसद हैं और लगातार मुखर रहते हैं सरकार के खिलाफ बहुत सारे बातों को लेकर। इस समय वक्फ को लेकर वो बुरी तरह भड़के हुए हैं और वक्फ को लेकर वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल से कौम के खिलाफ है, कौम के खिलाफ उठाया हुआ एक कदम है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ओवैसी जी के विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की बदनीयती को पहचाना है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वक्फ सुधारों के पीछे भी जो दृष्टिकोण है उसे भी समझेंगे। मतलब पाकिस्तान को लेकर जो उनकी
बात सामने आई, इधर हाल फिलहाल बहुत सारी स्पीचेस उनकी वायरल हो रही हैं। तो आपको लगता है कि वफ़ के मामले में भी वो ऐसे ही मतलब बयान देंगे और जो उसका विरोध कर रहे हैं वो करना बंद कर देंगे? उसके पीछे जो दृष्टिकोण है, अगर वो समझेंगे कि ये क़दम वाक़ई में कौम की बेहतरी के लिए उठाया जा रहा है और बाकी और भी जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें भी ये समझ में आएगा आने वाले समय में कि विरोध करके कुछ हासिल हमें होने वाला है नहीं। मुसलमान कौम का वाक़ई में जो हितैषी है, वो इसका विरोध नहीं करेगा। इस बिल का विरोध नहीं करेगा। क्योंकि पाकिस्तान को लेकर जो बैरिस्टर ओवैसी जी ने अपनी स्पीच दी है, वो पूरे देश के लोगों ने, हर कौम के नहीं, लोगों ने, वाक़ई में उन्होंने काबिले तारीफ एक कितनी सारी बातें उन्होंने चैलेंज किया है कि तुम्हारी जिस कंट्री में टायर नहीं बनता हो, जिस कंट्री में अनाज नहीं होता हो, वो कंट्री भारत को चैलेंज करेगी। अपनी जीडीपी और हमारी जीडीपी को उठा के जरा सा देख लो, क्या कहीं 5-10% के आर पार भी हो रही है? एक आखिरी सवाल कौसर जी आपसे यहाँ ये पूछने वाले हैं, क्योंकि वफ़ पे हम लोग ने चर्चा की है और वफ़ मामले में ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में काफ़ी बड़ी हिंसा वहाँ पर देखी गई, लोगों को टारगेट किया गया, लोगों की दुकानें जला दी गई, घर जला दिए गए। इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, ममता जी की सरकार तो मतलब गलत रास्ते पे, मैं तो यही कहूँगी। केवल वोट बैंक के लिए शासन नहीं किया जाता है और वो शुरू से जो है वोट बैंक की ही सियासत करती हैं और फिर कहती हैं कि जी मतलब भाजपा पे इल्ज़ाम लगाती हैं कि भाजपा ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, आपका शासन है, आप मुख्यमंत्री हैं, तो ये तो आपकी काबिलियत पर सवाल उठाता है ना, दिस क्वेश्चन योर कैपेबिलिटी एज अ सीएम कि आप क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही हैं। और ममता जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि स्वयं एक महिला है और महिलाओं का जो हाल हो रहा है उनके राज्य में, उनको क्या मतलब वो समझती नहीं है कि एक महिला का दुख कि मतलब वो महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है उनके राज्य में। दिस इज सो शेमफुल। तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए? बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, फौरन लगना चाहिए। और जो राजनीतिक हत्याएं वगैरह हो रही है सब बंद होना चाहिए भाई, ये सब ठीक नहीं है। हम वापस से कौसर जी उसी जगह पे आ गए जहां से हमने अपनी सवाल को बदला था। पहलगाम वाले मामले में मेरी बहुत सारे डिफेंस के लोगों से बातचीत हो रही है, डिप्लोमेट से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ये जो तरीका इजाद किया गया इस बार, ये लोग कभी श्रद्धालु को अटैक नहीं करते थे। इन लोग ये दूसरा मौका देखा गया है। पहले रियासी में जब जम्मू कश्मीर से रियासी में एक बस में टूरिस्ट श्रद्धालुओं को गोली मार दी गई और ये दूसरा इंसिडेंट कि जो हाँ टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। टूरिस्ट को निशाना बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण उनका यही था कि हिंदू मुसलमान हो जाए और देश के अंदर दोनों कौम आपस में भिड़ जाए और उसका सीधा लाभ हम उठा ले। मैं कौसर जी आपसे, चूंकि आप एक मुस्लिम हैं, क्या एक बड़ा मैसेज और क्या एक कड़ा मैसेज इन आतंकियों को, इन पाकिस्तान के हुक्मरानों को जो ये मानते हैं कि इस्लाम के नाम पर बना एक देश वो केवल पाकिस्तान है, इनके जो जिहादी मुनीर साहब हैं उनकी आप स्पीचेस सुनिए, ऐसा तो लगता है जैसे जनरल जियाउल का पार्ट 2 पाकिस्तान को ऐसा मिल गया है। वो जो है वो ऐसा आर्मी चीफ है कि जो युद्ध की बात कम लेकिन धर्म की बात, कट्टरता की बात ज्यादा करता है। क्या मैसेज देंगी आप? देखिए, ये जो प्रयास उन्होंने किया था और मतलब भारत की आत्मा पर, भारत के दिल पर हमला हुआ है इस बार। निर्दोष लोगों पर जो हमला करके और जो खासकर मजहब पूछ पूछ के जो इन्होंने जो ये जो पूरा मैसेज देने की कोशिश करी है, ये कामयाब नहीं होंगे मंसूबों में जो जो ये चाह रहे हैं यहाँ पे, जो इन्होंने सोचा था। क्योंकि भारत की जनता जो है ना, आपस में जो हिंदू मुसलमान या आयुर्वेद से जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, लोगों में बहुत अंडरस्टैंडिंग है और ये बात जो है लोग समझ रहे हैं, इनकी जो नीयत या इनकी जो मंशा थी इसके पीछे, और जो देश को कमज़ोर करने का जो प्रयास था वो कामयाब नहीं हुआ है इनका और ना होगा इंशाल्लाह। और जवाब तो इन्हें देखिए, जैसे मैंने कहा, ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी मौजूदा सरकार है और जो हमारी सेनाएं हैं बहुत मजबूत हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इन्हें जल्दी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
जो उन्होंने किया है उसकी। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर जी, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, और हमारे स्टूडियो यहाँ पर आप आई हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि पहलगाम ने पूरे देश को झकझोरा है। पहलगाम ने पूरे देश में गुस्सा पैदा किया है। पहलगाम में 26 लोगों को उनका मजहब पूछकर गोली मार दी गई। और मैं लगातार मैं इस मामले में कई सारे डिफेंस के बड़े बड़े लोगों से, एक्स आर्मी वेटरन्स लीड, उनसे मिल चुका हूं, और उन सब ने एक ही सवाल कहा है, उन सब ने एक ही बात बोली है कि यह भारत की आत्मा पर किया गया अटैक है और इसका माकूल जवाब हिंदुस्तान देगा। हिंदुस्तान रुकेगा नहीं, और ऐसा कड़ा प्रहार इस बार होगा कि इनकी सदियां याद रखेंगी, और ऐसी कल्पना इन्होंने वाकई नहीं की होगी कि ये लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि इनको कितना बड़ा यहां पर सबक मिलने वाला। और इसी का कारण है कि पीओके खाली होने लगा है, हाफिज सईद छुपने लगा है, पाकिस्तान के हालात खराब हो चुके हैं, और वो केवल गीदड़ भपकियां दे रहा है ताकि भारत जो है वो कोई कड़ी कार्रवाई करने से बचे। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर मैम, यहां पर आपने समय निकाला और तमाम सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। शुक्रिया मैम।